हिंदुस्तान पेपर, शनिवार 25 अप्रैल 2026 की पहली खबर। हॉर्मुज़ पर हमले की तैयारी में अमेरिका। वाशिंगटन। ईरान से जारी मौजूदा संघर्ष विराम विफल होता है तो अमेरिका ने हॉर्मुज़ में सैन्य कार्रवाई की नई और व्यापक रणनीति बनाई है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। अमेरिका की यह नई योजना पिछली रणनीतियों से काफ़ी भिन्न है। अगली खबर। आम आदमी पार्टी में टूट। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है कि उसके कुछ सांसद केवल पार्टी ही नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी में हुई यह बड़ी टूट चौंकाने के साथ ही चिंता भी बढ़ा रही है। चिंता उस वैकल्पिक राजनीति को लेकर है जिसने कभी इस देश के एक बड़े वर्ग में नई उम्मीद की जन्म दिया था। एक समय आम आदमी पार्टी के कर्णधारों में शामिल रहे राघव चड्ढा के नेतृत्व में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारतीय संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भाजपा में विलय कर रहे हैं। कम से कम 2 सांसदों स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को लेकर यह आशंका पहले से थी कि यह ज़्यादा समय तक आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन इनके साथ 5 अन्य सांसदों की बगावत बहुत मायने रखती है। पहली नज़र में यह संकेत है कि दिल्ली की सत्ता से वह बाहर हो चुकी और पंजाब में भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आप अपने आला नेताओं को भी साथ रखने में नाकाम हो रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के अभियान इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे के अनशन के बाद अब बनी राजनीतिक पार्टी शुरू से ही टूट फूट का शिकार रही है। पार्टी के बड़े बड़े संस्थापक सलाहकार इसे छोड़कर चले गए। यहाँ नाम गिराने की ज़रूरत नहीं है, पर अनेक संस्थापक अपमान या उपेक्षा की वजह से इस पार्टी से बेदखल हुए हैं। पार्टी संचालन के तौर तरीकों को लेकर भी शिकायतें होती रही हैं। इसका एक अन्य पहलू यह भी है कि पार्टी के ज़्यादातर नेता राजनीति में नए हैं या उन्हें राजनीति नहीं आती है, इसलिए इस पार्टी में अनबन होने की शिकायतें अक्सर बाहर आती रहती हैं। अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों को जोड़कर बनी इस पार्टी की यह मजबूरी भी है। हालांकि यह मजबूरी तब मजबूती में बदल जाती है जब मिलकर काम करने का लचीलापन दिखाया जाता है। आक्रामक मुद्रा राजनीति करके चुनाव जीतना तो आसान है, पर जीतने के बाद मिली सत्ता को शालीनता से सहेजना कठिन है। इससे सबसे कठिन मोर्चे पर आम आदमी पार्टी कुछ ज़्यादा कमज़ोर साबित हुई है। दूसरी बात, लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता कभी एकल नहीं होती। जैसे भारत में ही अनेक पार्टियां कहीं ना कहीं सत्ता में हैं और हर पार्टी को यह हक है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर सत्ता में रहे। यह हक या इच्छा आम आदमी पार्टी में भी है। उसकी बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टियों में भी ऐसा है। ऐसा लगता है कि ताकतवर प्रतिद्वंदियों से अपनी रक्षा के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं उतर पा रही है। आम आदमी पार्टी में हुई यह टूट सुनियोजित है। भाजपा में गए सांसदों की सदस्यता भी कायम रहेगी और आम आदमी पार्टी की सिवाय शिकायत के ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। भाजपा को बड़ा फ़ायदा हुआ है और राज्यसभा में उसके सांसदों की संख्या भी बढ़ गई है। एक असर यह भी हुआ कि ज़्यादातर सांसद पंजाब से हैं और वे पंजाब में भाजपा के आधार विस्तार के लिए काम करेंगे। रातों रात कोई उलटफेर ना हो तो
यह अपनी तरह का पहला मामला होगा जब राज्यसभा में एक दल के 10 में से केवल 3 सांसद रह जाएंगे और 7 पालक बदल कर बैठेंगे। राघव चड्ढा का यह कहना देर तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का पीछा करेगा। मैं उनकी दोस्ती के लायक नहीं था क्योंकि मैंने उनके पीछा करेगा क्योंकि मैं उनके अपराध में शामिल नहीं था। अब आम आदमी पार्टी को अपनी बढ़ती समस्याओं के समाधान के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। अगला लेख है मजदूर दल में मतभेद। ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार को पिछले चुनावों के बाद से ही एक नाजुक परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में मजदूर दल को स्वल्प बहुमत भी प्राप्त हुआ था। उसी बहुमत के आधार पर मजदूर सरकार ब्रिटेन में पदारूढ़ है और विरोधी पक्ष के हमलों का मुकाबला कर रही है। विरोध पक्ष मजदूर सरकार को पदच्युत करने के लिए हर मौके की तलाश में रहता है। उसको अब तक इसी कारण सफलता नहीं मिली कि मजदूर दल जागरूक है और अपने सदस्यों को मत विभाजन के समय लोकसभा में पूरी संख्या में उपस्थित रखता है। इस समय मजदूर दल को लोकसभा में अपने विरोधियों के मुकाबले केवल 3 का बहुमत रह गया है। अन्य प्रकार से भी ब्रिटेन की मजदूर सरकार को हानि उठानी पड़ी है। श्री बेविन का हाल ही में देहांत हो गया, जो मजदूर सरकार की विदेश नीति का संचालन करते थे और मजदूर दल के एक प्रमुख स्तंभ थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स स्वास्थ्य की बिना पर अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री एटली स्वयं अस्पताल में पड़े हैं। इन परिस्थितियों में श्री बेवन का ब्रिटिश मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना मजदूर सरकार की स्थिति को डावाडोल बनाए बिना नहीं रह सकता। उनके साथ व्यापार बोर्ड के प्रेसिडेंट श्री विल्सन ने भी त्यागपत्र दे दिया है। कुछ छोटे मोटे मंत्रियों की और त्यागपत्र देने की आशंका है। इन इस्तीफों के कारण मजदूर सरकार के जीवन में गंभीर संकट पैदा हो गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि वह कितने दिन तक और पदारूढ़ रह सकेगी। उसे निकट भविष्य में ही आम चुनाव करवाने के लिए विवश होना पड़ सकता है। आम चुनाव में मजदूर दल के विजयी होने की संभावनाएं यूं ही उज्जवल नहीं हैं और जब मजदूर दल घर की फूट के कारण विभक्त हो गया तो उसकी स्थिति और नाजुक हो जाएगी। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जबकि दुनिया एक तीसरे महायुद्ध के किनारे खड़ी है, ब्रिटेन में चर्चिल पंथियों का पदारूढ़ होना दुर्भाग्य का ही विषय होगा। श्री बेवन मजदूर दल के लोकप्रिय नेताओं में से हैं। पिछली बार जब मजदूर की कार्यकारिणी के चुनाव हुए तो मजदूर दल के सदस्यों द्वारा उन्हें ही सबसे अधिक मत प्राप्त हुए थे। वह अच्छे वक्ता हैं और मजदूर दल से उनका एक बार पहले भी मतभेद हुआ था। अगला लेख है मन की परतें पहचाने। मनसा वाचा कर्मणा। मानव मन सर्वदा नाना प्रकार के विषय ग्रहण करता है, सदैव सब प्रकार की वस्तु में जाता है। उसकी एक ऐसी भी उच्चतर अवस्था है जब वह केवल एक ही वस्तु को ग्रहण कर अन्य सभी वस्तुओं को छोड़ दे। इस एक वस्तु को ग्रहण करने का फल है समाधि। मन एकाग्र हुआ है, यह कैसे जाना जाए? मन के एकाग्र हो जाने पर समय का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जितना ही समय का ज्ञान जाने लगता है हम उतने ही एकाग्र होते जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी हम यह देखते हैं कि जब हम कोई पुस्तक पढ़ने में तल्लीन रहते हैं तब समय की ओर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब हम पढ़कर उठते हैं
तब अचरज करने लगते हैं कि इतना समय बीत गया। सारा समय मानो एकत्र होकर वर्तमान में ही एकीभूत हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य जितना एकीभूत होते जाते हैं, मन उतना ही एकाग्र होता जाता है। याद रखिए, धर्मी उसे कहते हैं जिस पर काल और संस्कार कार्य कर रहे हैं, जिसमें सतत परिणाम हो रहा है और जो हरदम व्यक्त भाव धारण कर रहा है। इसलिए संयम की जो परिभाषा दी गई है, हम उसे ना भूलें। जब मन वस्तु के बाहरी भाग को छोड़कर उसके आभ्यंतरिक भावों के साथ अपने को एक रूप करने की उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, तब दीर्घ अभ्यास द्वारा मन केवल उसी की धारणा करके क्षण भर में उस अवस्था में पहुंच जाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। उसे ही संयम कहते हैं। शब्द से उस बाह्य विषय का बोध होता है जो मन में किसी वृत्ति को जागृत करता है। अर्थ को वह आंतरिक स्पंदन समझना चाहिए जो इंद्रियां मार्ग के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचाता है और बाह्य संवेदना को मन में पहुंचा देता है। ज्ञान कहने से मन की उस प्रतिक्रिया को समझना चाहिए जिससे हम विषय अनुभूति होती है। इन तीनों के मिश्रित होने से ही हमारे इंद्रिय ग्रह विषय उत्पन्न होते हैं। मान लो मैंने एक शब्द सुना, पहले बाहर एक कंपन हुआ, उसके बाद श्रवण इंद्रियां द्वारा मन में एक संवेदना पहुंचाई गई, उसके बाद मन ने प्रक्रिया की और मैं उस शब्द को जान सका। मैंने यह जो उस शब्द को जाना है वह तीन पदार्थों का मिश्रण है। पहला कंपन, दूसरा संवेदना और तीसरा प्रतिक्रिया। साधारणतः ये तीनों व्यापार अलग नहीं किए जा सकते हैं, पर जब मनुष्य को इनको अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह जिस शब्द में संयम का प्रयोग करे वह उसी क्षण उस अर्थ को समझ सकता है। हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह हमारे चित्त में तरंग रूप में आता है, फिर चित्र रूपी सरोवर की तली में सूक्ष्मतर होता जाता है। यदि हम उस तरंग को ऊपर ला सके तो वही स्मृति है। स्वामी विवेकानंद जी। अगला लेख है भोजन की बर्बादी हमारे शास्त्रों और किसानों का अपमान। प्रदीप सौरभ, वरिष्ठ पत्रकार। दिल्ली एनसीआर में आपको ऐसे हजारों साधारण अपार्टमेंट मिलेंगे जिनमें रहने वाले परिवार मध्यम वर्गीय सपनों और कर्ज के बोझ के बीच सांस ले रहे हैं। हर घर के पास लोन पर ली गई एक कार है, दीवारों पर एसी लगे हैं, फ्रिज चलता है, लेकिन आंखों में एक बेचैनी है जो महीने की पहली तारीख को EMI निकलते ही और गहरी हो जाती है। फिर भी ज़िंदगी चल रही है, चुपचाप बेदम कराती हुई। इसी कहराती ज़िंदगी के बीच हर सुबह जब मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर से निकलता हूँ तो उसके मुख्य द्वार के ठीक बाहर सीवर के मेन होल के ढक्कन पर मुझे एक दृश्य दिखता है। भारी मात्रा में भोजन, पूरियाँ, रोटी के टुकड़े, चावल, बनी बनाई सब्जी। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह हर रोज़ का दृश्य है। रोज़ जैसे कोई नियम सा बना लिया गया हो कि अन्न के कूड़े को ढेर पर डालना ही सही है, मानो इस सोसाइटी में बसने वालों में कोई आघोषित प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन ज़्यादा अन्न बर्बाद करता है। यह दृश्य देखकर कलेजा मुंह को आता है। यह वही सोसाइटी है जहां बसे लोग पाई जोड़कर कार की किस्तें भरते हैं, जहां बच्चों की स्कूल फीस चुकाने के लिए पिता अपनी पुरानी कमीज चलाता रहता है। फिर उसी घर की थाली से उठा यह अन्न नाली की भेंट कैसे चढ़ गया। यह सिर्फ भोजन नहीं है, किसान के पसीने का अपमान है और इन सब से बढ़कर अपने ही पेट का मजाक है। मैं रोज़ सुबह वहाँ खड़े होकर सोचता हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनके घरों में फ्रिज तो है पर शायद उनकी संवेदनाएं जम गई हैं। यह वही लोग हैं जो होटलों में जाकर
फ्रोजन फूड के लिए भारी कीमत चुकाते हैं, पर घर की उस रोटी का अपमान करते हैं जिसे सुबह माँ या पत्नी ने बड़े चाव से सेका था। शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, प्राणा वे अन्नम, अर्थात प्राण भी अन्न है। जब हम अन्न को कूड़े में फेंकते हैं तो दरअसल उस प्राण तत्व का गला घोट रहे होते हैं। इन बंद फ्लैटों के दरवाज़ों के पीछे कहीं खो गई है। यह देखकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। गुस्सा इसलिए कि इतनी आसानी से अन्न फेंक देते हैं और दुख इसलिए ये लोग खुद तो कर्ज और महंगाई के बीच सांस ले रहे हैं, फिर भी इनकी आदतें राजाओं वाली हैं। वैसे क्या राजा लोग भी इस बेरहमी से अन्न फेंका करते थे? नहीं, राजा भी अपने बचे हुए भोजन को जरूरतमंद प्रजा में बांट देते थे। भारत में भोजन की बर्बादी कितनी गंभीर समस्या है, इसे अन्य आंकड़ों की नज़र से देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट सन 2024 के अनुसार भारतीय घरों में हर साल लगभग 7.8 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। यदि इसे दैनिक आधार पर देखें तो देश में हर रोज़ लगभग 2.25 लाख टन भोजन कचरे में फेंक दिया जाता है। एक आकलन के अनुसार भारत में हर साल लगभग 92,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद होता है। क्या हम सब यह नहीं जानते कि जिस अन्न को फेंक रहे हैं वह किसी भूखे की जान बचा सकता था? याद रखिए, जिस दिन अन्न रूठ गया उस दिन चमकती कारें और किस्तों पर अर्जित फ्लैट आपकी भूख नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए अन्न की सहजना सीखिए, क्योंकि हर फेंका गया निवाला किसी भूखे के हक की चोरी है। और हाँ, अगली बार जब कोई पूड़ी या रोटी बची जाए तो उसे फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या आप वह तीसरा आदमी बनना चाहते हैं जिसका जिक्र सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता में किया है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। आज वह तीसरा आदमी कोई नेता या उद्योगपति नहीं है, बल्कि वह मध्य वर्गीय नागरिक है जो अपनी थाली की मर्यादा भूल चुका है। क्या आप वह चौथा आदमी बनना चाहेंगे जो रोटी को नया जीवन देता है, जिसके घर में अन्न देवी रोज़ मुस्कुराती हैं? मेरा विश्वास है आप चौथा ही बनेंगे। अगर बचे हुए खाने से आप भी कोई नई रेसिपी बनाते हो तो पड़ोसियों से ज़रूर साझा करें, शायद कुछ लोगों का बंद दिमाग खुल जाए। अगला लेख, 100% मतदान अब दूर नहीं। एस.वाई. कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अभूतपूर्व मतदान प्रतिशत को खूब सराहा जा रहा है। तमिलनाडु में जहां 84.6% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया, वहीं बंगाल के पहले चरण में यह आंकड़ा 91.78% दर्ज किया गया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के पहले चरण की वोटिंग का स्वागत किया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य में चुनावी हिंसा न होने पर संतोष जताया। निसंदेह ये आंकड़े पिछले चुनाव की तुलना में अधिक दिख रहे हैं, लेकिन ये कई तरीकों का नतीजा है। सबसे पहली वजह तो मतदाताओं का किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण SIR है। पश्चिम बंगाल में इस कारण तकरीबन 12% मृत फर्जी या संदिग्ध मतदाताओं के नाम कट गए हैं। इससे स्वाभाविक ही मतदाताओं की कुल संख्या में कमी आई, जिसके कारण मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दिख रही है। पुराने आंकड़ों पर विशेष विश्लेषण करें तो यहाँ पहले चरण में पूर्व की भांति 82 से 83% मतदान हुआ है। इस राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव में 82.3%, 2016 में 83.02% और
2011 में 84.7% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। तमिलनाडु की कहानी भी इससे अलग नहीं है। यहाँ भी SIR की प्रक्रिया में करीब 74 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए। इस लिहाज से यहाँ भी पूर्ववत वोटिंग हुई है, क्योंकि इस राज्य में भी 2021 के विधानसभा चुनाव में 73.6%, 2016 में 74.8% और 2011 में 78.1% मतदाताओं के मताधिकार करने का इतिहास रहा है। हाँ, सुरक्षा एक बड़ा मसला जरूर है। मतदान यदि खून खराबा ना हो तो लोगों में भरोसा बनता है। मुझे याद है पहले बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मतदान के दिन पथराव आम बात थी। कहीं कहीं तो बम भी फटते थे, किंतु निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया। विशेषकर दिल्ली से सुरक्षा बल मंगवाए जाने लगे। बाहरी जवानों में पक्षपात की आशंका नहीं रहती। नतीजतन शांति व्यवस्था बनने लगी और मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। महिलाओं की संख्या तो विशेष तौर पर बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि इस तरह की हिंसा की पहली शिकार महिलाएं ही होती हैं। हालांकि मुमकिन यह भी है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी रुझान के कारण भी मतदान प्रतिशत बढ़ा हो। जाहिर है अब 90% से अधिक मतदान भी संभव है। पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी समय से अधिक वोटिंग हो रही है। अब दूसरे राज्यों में भी मतदान प्रतिशत बढ़ने लगा है। इसकी एक बड़ी वजह है मतदाताओं में अपने अधिकारों को लेकर आ रही जागरूकता। साल 2010 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभालने के साथ मैंने मतदाता जागरूकता को लेकर विशेष प्रयास शुरू किए थे और एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचक सहभागिता, यानी SBEEP। इसकी टैगलाइन ही है सशक्त लोकतंत्र के लिए व्यापक भागीदारी। वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसी कार्यक्रम के कारण रिकॉर्ड मतदान हुआ था। इसके बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे देश में मतदाता शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। मीडिया में तो कई जगह इसे पार्टिसिपेशन रिवॉल्यूशन यानी सहभागिता क्रांति की संज्ञा दी जाने लगी थी। इसी तरह उसके अगले साल 2011 से हमने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की। इसके लिए अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में हम उन किशोरियों की पहचान कर लेते हैं जो 18 साल की आयु में प्रवेश करने वाले होते हैं। इन नामांकित नए मतदाताओं को 25 जनवरी के दिन मतदाता पहचान पत्र दिया जाता है और उनसे यह शपथ ली जाती है कि वे पाबंदी से हर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और किसी प्रलोभन, लालच या दबाव में नहीं आएंगे। मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने में यह कितना कारगर साबित हुआ है, इसका एहसास भी होता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो संस्था पहले सिर्फ डंडे के जोर से चला करती थी, अब वह नागरिक केंद्रित हो गई है। वास्तव में मतदाताओं को जागरूक करने के इस तरह के काम पूरे देश में हो रहे हैं। हमने महिलाओं व नौजवानों के केंद्र में रखकर उनकी शुरुआत की थी और इसका नतीजा यह है कि आज ये दोनों तबके बड़ी तादाद में मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आंकड़े तो यह भी बता रहे हैं कि करीब 17 राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक हो गया है, जबकि लैंगिक अनुपात में भी अब कम है। जाहिर है स्त्रियां मतदान के मामले में पुरुष पर भी साबित हुई हैं। यही कारण है कि अगले कुछ वर्षों में 100% मतदान की कल्पना सच होती जान पड़ती है। इसके लिए किसी खास पहल की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं उन्हीं को योजना के अनुरूप आगे बढ़ाने की दरकार है। बिहार, उत्तर प्रदेश और
बेंगलुरु के शहरी इलाकों में पहले कम मतदान हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे याद है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमने अनोखी तरकीब भी निकाली थी। जैसे दिल्ली में हमने पप्पू कांट वोट अभियान चलाया था, जिससे 14% तक मतदान प्रतिशत बढ़ गया था। बाद में हमने कई जगहों पर ऐसा किया। पश्चिम बंगाल में आनंद बाबू नामक किरदार को लेकर अभियान चलाया था, जिसका सुखद नतीजा निकला था। यहाँ राजनीतिक दलों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनसे अपेक्षा अधिक है। जैसे एक पार्टी ने 15 प्रमुख जैसे प्रयोग किए, क्योंकि मतदाता सूची के एक पन्ने में 3-4 परिवार ही होते हैं, तो वह प्रमुख उन परिवारों को मतदान के लिए प्रेरित करती है। बड़ी पार्टियाँ संजीदगी से यदि यह करें तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। कुछ लोग मतदान प्रक्रिया पर उंगली उठाते हुए दूसरे देशों से सीखने की नसीहत देते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम खुद पूरी दुनिया में एक मानक की तरह देखे जाते हैं। यही कारण है हमारा राष्ट्रीय मतदान प्रतिशत कई देशों से अधिक है। निर्वाचन आयोग इसे और ऊपर ले जाने के लिए संकल्पित है। अगली खबर, आप में बगावत, 7 सांसदों ने साथ छोड़ा। नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को उस वक्त सियासी भूचाल आ गया जब पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट सामने आई। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में 7 राज्यसभा सांसदों ने आपसे नाता तोड़ लिया है। इसके बाद चड्ढा समेत 3 सांसद भाजपा में शामिल हो गए। राघव ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्यसभा सदस्यों में से 2/3 ने इस्तीफा दे दिया है। हमने राज्यसभा सभापति को हस्ताक्षरित पत्र एवं अन्य दस्तावेज सौंप दिए हैं। इन्होंने छोड़ी पार्टी। उन्होंने बताया कि 4 सांसदों के दिल्ली से बाहर होने के कारण वे साथ में नहीं हो सके। पार्टी छोड़ने वालों में संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत साहनी एवं राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। सदन में 3 सदस्य संजय सिंह, बलवीर सीचेवाल और एनडी गुप्ता ही रह जाएंगे। चड्ढा ने कहा कि आप जिसे मैंने 15 वर्ष खून पसीने से सींचा, वह सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों से भटक गई है। इस दौरान संदीप पाठक ने कहा कि मैं 10 वर्ष पार्टी से जुड़ा रहा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 7 सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा, विकसित भारत के लिए सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम होगी, मोदी। चेहरा भी दिखा दो। कोलकाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भारी मतदान ने बता दिया कि भाजपा की सरकार आने वाली है। सत्ता में आते ही पार्टी की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होगी। बरुईपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में राज्य में हुए 92% मतदान ने यह साबित कर दिया कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। भाजपा को राज्य में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। टीएमसी शायद खाता भी ना खोल पाए। उन्होंने कहा कि छोटा दुकानदार हो या बड़ा व्यापारी, टैक्सी चालक हो या फिर रिक्शा चालक, हर कोई भाजपा के साथ नजर आ रहा है। दूसरे चरण में जनता को टीएमसी की निर्णायक पराजय और भाजपा की स्पष्ट जीत सुनिश्चित करनी होगी। पहली बार मतदान करने वाले और युवा मतदाताओं से अपील करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने चुनावों का माहौल पहले ही तय कर दिया है। दूसरे और अंतिम चरण में बदलाव और विकास के लिए
अधिक उत्साह से आगे बढ़ें। टीएमसी ने बंगाल की पहचान नष्ट कर दी। चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी ने बंगाल की पहचान नष्ट कर दी। घुसपैठियों के कारण बंगाली अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। 15 सालों में ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल को सिर्फ लूटा है। प्रधानमंत्री ने जादवपुर विश्वविद्यालय में अशांति का भी जिक्र किया। हुगली नदी में नाव की सवारी तस्वीर भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह हुगली नदी में नाव की सवारी की। उन्होंने कहा कि हुगली पवित्र जल एक पूर्वी सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ समेटे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिनमें वे हाथ में कैमरा लिए एक नाव पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और पृष्ठभूमि में हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु नजर आ रहे हैं। अगली खबर है, बंगाल को कमजोर करने की कोशिश हो रही है ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा समाज को विभाजित करने की राजनीति कर रही है, जिसमें उससे सफलता नहीं मिलने वाली। बंगाल को कमजोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ममता ने कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठकर बंगाल के अधिकार छीनने और अपना एजेंडा थोपने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि बंगाल की जनता सब देख रही है। वोट के जरिए लोग उसका जवाब देंगे। उन्होंने एक्स पर जादवपुर विश्वविद्यालय को लेकर प्रधानमंत्री की हालिया टिप्पणी पर कहा कि ऐसी टिप्पणी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाने वाले एक प्रमुख संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने लेबनान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। ईरान समझौते की जल्दी नहीं, ट्रंप। दुबई वाशिंगटन एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता करने की कोई जल्दी नहीं है। वह चाहते हैं कि समझौता हमेशा के लिए हो। ईरान के साथ संघर्ष को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन डील का इंतजार करने को तैयार है। ये बातें उन्होंने व्हाइट हाउस इजरायल और लेबनान के बीच गुरुवार को हुई बैठक के बाद कही। ट्रंप ने घोषणा की कि इजरायल और लेबनान ने संघर्ष विराम को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। इस बैठक की मध्यस्थता ट्रंप ने की थी। लेबनान में इजरायल और ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह इलाकों के बीच चल रही लड़ाई क्षेत्रीय संघर्ष को सुलझाने में आ रही कई बड़ी अड़चनों में से एक है। इसके अलावा ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलमरुद्ध पर नियंत्रण भी इस संघर्ष के मुख्य मुद्दे हैं। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि जलमरुद्ध में नौसैनिक टकराव के मामले में अमेरिका का पलड़ा भारी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि तेहरान कोई समझौता करने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि वहाँ का नेतृत्व अंदरूनी उथल-पुथल से गुजर रहा है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल से लागू संघर्ष विराम के दौरान ईरान ने हथियारों में जो भी सुधार या बदलाव किए होंगे, अमेरिका उन्हें एक ही दिन में नष्ट कर सकता है। सीज़फायर बेमतलब। लेबनान के हिजबुल्लाह ने कहा, इजरायली हमलों को देखते हुए सीज़फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ग्रुप को जवाब देने का अधिकार है। नेतृत्व में फूट का दावा खारिज। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मोज्तबा खामनेई ने गुरुवार को नेतृत्व में फूट पड़ने के ट्रंप के दावे को खारिज किया। उन्होंने इसे दुश्मन का मीडिया प्रोपेगेंडा बताया, जिसका मकसद
भावनापूर्ण तरीके से ईरानी एकता और सुरक्षा को कमज़ोर करना है।